हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जैसे आप दोस्त सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है, जो आज का जो है लेक्चर नंबर 19 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का जो है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेरियांथ। अगर आप पेरियांथ को देख लें तो ये पेरियांथ जो है हम तब वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम कैलेक्स और कोरोला, या जिसको हम कहते हैं मतलब के सेपल्स और पेटल्स के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश ना कर सकें, ठीक है ना, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो हमें ये पता ना चले कि अगर ये सेपल्स हैं या जो है वो पेटल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जब सेपल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है कैलेक्स, और जब पेटल्स मिलती हैं तो वो कोरोला बनता है, ठीक है। और सेपल्स क्या होती हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं, और पेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं, जो है यानी कि कलरफुल होने की वजह से ये पॉलिनेशन में भी क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं, ठीक है ना। पॉलिनेशन में भी ये मदद करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि सेपल्स और पेटल्स। जब हम इन दोनों के बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियांथ। तो पेरियांथ ये उन दोनों के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो पेरियांथ होता क्या है, जब हम कैलेक्स और कोरोला के बीच में फ़र्क यानी कि डिस्क्राइब ना कर सकें। और दूसरा क्या होता है, वो जो पेरियांथ होता है वो क्या होता है, अगर आप पोएसी फैमिली के अंदर देख लें, जहाँ से यानी कि MCQs आता है, तो उसके अंदर वो जो पेरियांथ होता है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वहाँ पे यानी कि रिप्रेजेंटेड एज ए 2 लोडिक्यूल्स। तो वहाँ पे वो एक 2 लोडिक्यूल्स यानी कि मतलब 2 यानी कि मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी बुनियाद पे यानी कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो पोएसी फैमिली में यानी कि पेरियांथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लोडिक्यूल्स, ठीक है। तो पेरियांथ वो होता है। और अच्छा, पेरियांथ के बारे में अगर कोई पूछे, जैसे कैलेक्स की बेसिक यूनिट सेपल्स हैं, कोरोला की पेटल्स, तो इनकी होती हैं टेपल्स यानी कि, ठीक है। तो ये टेपल्स क्या होती हैं, इनकी ये बेसिक यूनिट होती हैं पेरियांथ की। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है साइकोनस। हम कल पढ़ा था जो है वो सोरोसिस, आज हम पढ़ रहे हैं साइकोनस। ये क्या है, यानी कि इन फ्रूट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो सारी चेंज हो जाती है इनटू यानी कि पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल, ठीक है। जो इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस is changed into a fleshy pear shaped, यानी कि क्या है, pear shaped स्ट्रक्चर में यानी कि तब्दील हो जाती है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, रिसेप्टेकल। अब रिसेप्टेकल अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या होती है, सबसे पहले ये मैं आपके साथ एक चीज़ यानी कि क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम यानी कि वो थैलेमस के बारे में पूछते हैं तो वो जो आउटर वो यानी कि बहुत सारी वो जो एज होती है, जहाँ पर वो सारे फ्लोरल पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे यानी कि गाइनोशम भी हो गया, रेंड्रोशम भी हो गया, यानी कि सेपल्स हो गए या पेटल्स भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जिस चीज़ पे खड़ी होती है तो उसको कहा जाता है रिसेप्टेकल, ठीक है। तो ये जब यानी कि रिसेप्टेकल में तब्दील हो जाती है तो इनके अंदर एक कैविटी होती है, जिसमें यानी कि ऊपर की तरफ यानी कि मेल फ्लावर और नीचे की तरफ क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इस पहले फिग में ये पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या होता है, ये इसी तरह से, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये मतलब इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसमें यानी कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो यानी कि ये मेल फ्लावर, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से मतलब आपस में मिलकर यानी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो साइकोनस का मकसद ये होता है, जब सारी इन्फ्लोरेसेंस एक फ्लैशी पेयर शेप स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेल फ्लावर ऊपर होते हैं और नीचे यानी कि फीमेल, और इसको क्या कहा जाता है, ओस्टियोल, यानी कि वो जो ओपनिंग होती है जहाँ से कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई चीज़ जो अंदर वो जा सके। तो ये जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स की, ये यानी कि क्या करती हैं, चेंज हो जाती हैं, ओवरीज ऑफ फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। वो वैसे तो हमें पता ही है कि मतलब जब भी ओवरी मेच्योर होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, ठीक है।
और ओव्यूल जब मैच्योर होता है, ये खुद एक MCQ बन सकता है, ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड। जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो सीड में तब्दील होता है, जब ओवरी मैच्योर होती है तो वो चली जाती है किसमें, फ्रूट में तब्दील हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा है वो है यानी कि सिम्पोर्ट। आपने सिम्पोर्ट यानी कि हो सकता है पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। असल में ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक मेथड है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसमें सिम्पोर्ट में क्या होता है, यानी कि ये 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। जो जब एक ही डायरेक्शन में जब 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स मूव करें तो उसको क्या कहा जाता है, सिम्पोर्ट। अगर ये मिसाल तो फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये यानी कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो ये इधर से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज भी जा रहा है, या जो है वो साल्ट भी जा रहा है, या कोई चार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं हम, सिम्पोर्ट। ठीक है। अच्छा, सिम्पोर्ट के बारे में अगर आप पूछें कोई, मतलब अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक ही तरफ जा रही है, तो एक ही चीज़ जा रही है, तो उसको हम कहते हैं यानी कि यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, वो मर्जी से अपनी जो भी चीज़ यानी कि जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। एक होती है यूनिपोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट इसमें क्या होता है, एक चीज़ यानी कि बाहर से अंदर से बाहर जा रही है और दूसरी जो चीज़ होती है वो बाहर से अंदर जा रही है, तो एक दूसरे के जो मतलब अपोजिट में होते हैं उसको हम कहते हैं एंटीपोड। एक ही डायरेक्शन में जा रही है कोई एक चीज़ इधर से या उधर से, तो इन यूनिपोड और सिम्पोड में क्या होता है, दोनों यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में जब चली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है, यानी कि यूनिपोड के बाद वो है हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं, वो थोड़ा इनको हम देख लें। इधर मैं क्रोमोसोम्स को ये डिफाइन नहीं करूँगा कि क्या है, क्योंकि मैं वैसे तो मैं पता है कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक। और असल में होता है क्या है, वो DNA जब हिस्टोन प्रोटीन्स पे कोयल करता है, हिस्टोन प्रोटीन पे जब कोयल करता है तो ये क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पे जब कोयल करता है तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। तो मेरा कहने का मकसद ये होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सवाल ये पूछा जाता है कि मोस्ट विजिबल कौन से स्टेज पे होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मोस्ट विजिबल जो होते हैं एट मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप क्लियरली क्रोमोसोम्स थिक भी होंगे और आपको यानी कि क्लियरली नज़र भी आएंगे। ठीक है ना। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ये कि मतलब मेटाफोर्स है, यहाँ पे से भी मतलब जो है वो मेम्ब्रेन्स, इधर ये देखिए क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इधर से भी तो मोस्ट विजिबल जो होते हैं वो किस पे होते हैं, मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये खुद एक MCQ है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोस्ट विजिबल जो होते हैं वो कौन सी स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, मेटाफेज। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट क्रिटिकल फेस कौन सी होती है, माइटोसिस की क्रिटिकल फेस है, ठीक है, इनमें से कौन सा होता है, वो होता है एनाफेज। ये खुद एक MCQ है, एनाफेज। यानी कि अगर क्रिटिकल फेस के बारे में पूछा जाए तो एनाफेज, अगर मोस्ट विजिबल जो होते हैं वो किस पे, मेटाफेज। अब एनाफेज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की। तो अगर फॉर एग्जांपल अच्छे तरीके से ये नहीं हो रही है तो हमें पता है कि बहुत सारी जो है वो डिजीज़ेज जो हैं वो हो सकती हैं। कौन से जेनेटिक रिलेटेड, ठीक है ना, जेनेटिक रिलेटेड, तो जेनेटिक डिजीज़ेज जो होती है वो हो सकती हैं। तो जो मोस्ट क्रिटिकल मतलब फेस होती है उसको क्या कहते हैं, यानी कि एनाफेज। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास है प्लियोट्रापी। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्लियोट्रापी। प्लियोट्रापी को अगर आप देखें तो ये मतलब एक ऐसी फिनोमेना होती है जब भी कोई एक जीन जब एक से ज़्यादा यानी कि ट्रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। व्हेन ए सिंगल जीन या जीन कंट्रोल्स मोर देन 2 ट्रेड्स, यानी कि मोर देन यानी कि 1 ट्रेड,
मोर देन वन ट्रेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। जब मतलब कोई भी जीन या ऐसे कुछ जीन्स जो एक से ज़्यादा यानी कि मतलब उसको कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उससे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। अब हमारे पास प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल क्या होता है, अगर हम यानी कि देखें उसमें सिकल सेल एनीमिया में देखें, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा सिकल सेल एनीमिया को। तो उसमें क्या होता है, एक तो जो हेमोग्लोबिन होती है प्रोटीन HB प्रोटीन, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होता है जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन हेमोग्लोबिन प्रोटीन की जो 6 नंबर यानी कि अमाइनो एसिड होता है, तो वेलाइन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक तो 6 नंबर यानी कि अमाइनो एसिड पे ये मसला होता है, और दूसरा जो होता है यानी कि एक दूसरा क्या होता है, मतलब एक ही जीन है हेमोग्लोबिन प्रोटीन को, और जो शेप ऑफ RBC होती है, RBC जो शेप होती है वो भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये एक ट्रेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो एक ही जीन जब मतलब दो कैरेक्टर्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल दूसरा कोई एग्जांपल देखें तो हम यहाँ यानी कि आप वाइट आई जो हमारे पास मेल ड्रोसोफिला है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर प्लियोट्रॉपी क्या होती है, एक ही जीन जो होता है या जीन्स होते हैं, जो जीन होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म की शेप होती है, स्पर्म शेप को भी कंट्रोल करता है, और शेप ऑफ टेस्टिस को भी क्या करता है, शेप ऑफ टेस्टिस को भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। मतलब जब एक से ज़्यादा यानी कि ट्रैक्ट को क्या करे, कंट्रोल करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के बाद जो हमारे पास है वो है फूड वेव। एक होती है फूड चेन, दूसरा होता है फूड वेव। फूड चेन तो सीधी सादी होती है, और फूड वेव जो होती है मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक लेवल होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक लेवल ट्रोफो से लिया गया है। इसका मकसद है कि यानी कि फूड या नरिशमेंट, तो वो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या होती है और जो ट्रैफिक लेवल होती है उससे हम क्या कहते हैं, फूड वेव। अच्छा, फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन एक होती है फूड चेन, दूसरा होता है फूड वेव। फूड चेन जो होती है ओनली सिंगल सोर्स होता है, मतलब यानी कि एक चेन चली जा रही है, एक ही सोर्स होगा। और फूड क्या होता है, मल्टीपल सोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ईगल की बात करें तो वो एट ए टाइम मतलब जो है वो माउस को भी खा सकता है, या लेजर्ड को भी खा सकता है, या किसी छोटे परिंदे को भी खा सकता है, मछली को भी खा सकता है। तो वो अपनी एक फूड वेब बना देता है। जब यानी कि एक कोई मतलब जो है वो प्रीडेटर है, उनके वो जो मेनी सोर्सेज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनके फूड के, तो ये क्या हो जाती है, फूड वेव बन जाती है। तो एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक लेवल होती है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा पे क्या करता है, डिपेंड। ये सिंपल वन होती है फूड चेन, एक ही सोर्स होता है, अगर वो ना हो तो शायद वो उनके लिए रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैफिक लेवल। उसके बाद हमारे पास जो है वो है यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को अगर आपने देखा होगा कि ये अब ये क्या है, अब ये तो सवाल है किसका, सेल साइकिल का। आप ऐसे ना करें कि बस ये नहीं है, ये बॉटनी के अंदर है सेल साइकिल, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, उनकी सारी बीमारियाँ भी पढ़नी है कि भाई कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ये डाउन सिंड्रोम, ये एक साइंटिस्ट था लैंगडन जो है वो यानी कि मतलब डाउन उसका नाम था साइंटिस्ट का, जिसने क्या किया हुआ था 1866 के अंदर, यानी कि ये फर्स्ट जो है केस वो ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट केस, ठीक है ना। तो किसका, डाउन सिंड्रोम था। तो लैंगडन डाउन ये साइंटिस्ट है जिसने 1866 में ये वाला यानी कि किया। तो उस यानी कि ये जो बीमारी होती है अब अबाउट 900 बर्थ्स जो होती है ना, उसके बाद कोई एक ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम का क्या होता है, पेशेंट होता है, डाउन सिंड्रोम। और सिंड्रोम लफ्ज़ माना होती है वो है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, वो जब वो एक से ज़्यादा सिम्टम्स उसके अंदर दायर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम, यानी कि ऐसी कोई बीमारी। तो कहने का मकसद ये होता है, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा इसका जो नाम है उसको कहते हैं मंगोलिज्म भी यानी कि इसको कहा जाता है। जी वो उसकी शेप ऐसी हो जाती है अजीब, तो आपको को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मंगोलिज्म। यानी कि ये सवाल आ सकता है कि किसने दी, दूसरा ये क्या होता है, मतलब कलेक्शन डाउन सिंड्रोम, तीसरा ये मंगोलिज्म। और असल में कंडीशन क्या होती है, जो 21 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है 21 क्रोमोसोम। तो उसमें क्या हो जाती है, मतलब एक ट्राइसोमिक कंडीशन बन जाती है।
पहले तो एक्स क्रोमोसोम होते ही होते हैं और एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि डाउन सिंड्रोम। तो ये जो 21 नंबर क्रोमोसोम है, तो ये एक खुद MCQ से, तो मतलब 21 ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होता है, जब वो आ जाए तो कंडीशन क्या हो जाती है 47, और वैसे नॉर्मल कौन सी होती है 46 में। जब 47 आ जाती है तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हमें तो पता ही है मसला तो होगा ही, ठीक है। 21 क्रोमोसोम जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये वाले पेशेंट भी कुछ ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सारे देखो कितने जस्ट जो है डाउन सिंड्रोम से हमारे MCQ बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में होता क्या है, जब कोई भी दो जीन जो हैं वो एक ही ट्रेट को क्या करें, अफेक्ट करें, और इंडिपेंडेंटली जो है वो खुद को क्या करें, जाहिर करें, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं कोडोमिनेंस, यानी कि मिलजुल कर, यानी कि व्हेन टू जीन्स अफेक्ट्स ट्रेट्स इंडिपेंडेंट, जब दो आपस में यानी कि इंडिपेंडेंटली किसी ट्रेट को क्या करें, अफेक्ट करें, तो हम क्या कहते हैं, यानी कि कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये कोडोमिनेंस का है। और हमारे पास वो जो मल्टीपल अलील है, उसमें जो है वो भी क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस, जैसे AB पॉजिटिव AB हो गया कोडोमिनेंस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेड को वाइट के साथ क्रॉस करवाएंगे RR को या WW को, तो होगा क्या, RW होगा, और RW ना रेड होगा ना वाइट होगा, तो ये क्या होगा, रोन होगा। तो मतलब वो दोनों ही आपस में जब मिलकर एक दूसरे को जाहिर करें, तो हम क्या कहते हैं, यानी कि कोडोमिनेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास, यानी कोडोमिनेंस के बाद जो है हमारे पास वो है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होती है, वो असल में होती है पिकाइटिन स्टेज पे, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब आप पूछेंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सबसे पहले एक ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक जैसे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस, ठीक है। और आज जो ऑटोसोमल है, मोस्टली वो क्या हैं, ऑटोसोमल, तो ये होमोलॉगस हैं। और अगर आप X और Y को देख लें, तो ये क्या है, नॉन होमोलॉगस हैं, तो मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे नहीं है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल ये आ रहा है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक जैसे, जो एक मदर से आता है, एक फादर से, वो जो हैं वो, यानी कि उनकी जो पेयरिंग होती है, वो असल में कहाँ पे होती है, यानी कि पेयरिंग ऑफ जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है वो होती है पिकाइटिन स्टेज में। ये खुद यानी कि एक सवाल है, पिकाइटिन। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे यानी कि आपस में ये मिला देते हैं अपने साथ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो पिकाइटिन के अंदर इनकी पेयरिंग होती है, बाद में फिर क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। और पिकाइटिन के साथ साथ हमें पता है कि ये लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये 5 हैं इनकी, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये भी सवाल आ जा सकता है, इनका सीक्वेंस कौन सा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये भी यानी कि पूछा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सुबह जो है हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।